तो साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल में। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एसएससी सीजीएल 2024 के लिए पिछले वर्ष पूछे जा चुके प्रश्न सेट के बारे में, जो कि जनरल अवेयरनेस यानी कि सामान्य जागरूकता पर आधारित है। अगर हम बात करें कि सामान्य जागरूकता में क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं, तो इसमें जो टॉपिक हैं जिनसे सवाल पूछे जाते हैं उसमें भारत और उसके पड़ोसी देश के इतिहास से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, सामान्य नीति और वैज्ञानिक अनुसंधान ये विषय शामिल होते हैं जिससे सवाल पूछे जाते हैं। हालांकि इन प्रश्नों की संख्या 25 होती है और एसएससी सीजीएल का एक ये भी है कि माइनस मार्किंग होता है, तो प्रत्येक गलत अंक गलत उत्तर देने पर आपके 0.50 नंबर कट जाते हैं। और ये जो 25 प्रश्न होते हैं ये प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर के होते हैं, तो 50 नंबर का ये जो जनरल अवेयरनेस पार्ट है इसमें से सवाल पूछे जाते हैं। तो इन 50 को सिक्योर करने के लिए आवश्यक है कि जो पिछले वर्ष में पूछे जा चुके हैं प्रश्न उनकी प्रगति क्या रही है उसको अगर हम देखेंगे तो उसके हिसाब से तैयारी करने में थोड़ी सी और बेटर रहेगा। तो देखिए, अगर हम जो पहला प्रश्न है कि अमंग द बिलीवर्स इंडिया ए मिलियन म्यूटनीज नाउ तथा एन एरिया ऑफ डार्कनेस पुस्तकों के लेखक कौन हैं? विकल्प दिए हुए हैं सलमान रुश्दी, शिवा नायपाल, पॉल थेराक्स या वीएस नायपॉल। तो बताना है कि इनमें से सही इस पुस्तकों के लेखक कौन हैं। तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा कि वीएस नायपाल। और पूरा नाम अगर इनका हम बात करें तो इनका नाम था विद्याधर सूरज प्रसाद नायपाल, जो कि भारतीय मूल के व्यक्ति थे जिनका पूरा परिवार त्रिनाद में बंधुआ मजदूर के रूप में बस गया था और बाद में ब्रिटिश चले गए। तो ये भारतीय मूल के त्रिनाद में जन्मे ब्रिटिश व्यक्ति हैं वीएस नायपाल, जिन्होंने अमंग द बिलीवर्स इंडिया ए मिलियन म्यूटनीज नाउ और एन एरिया ऑफ डार्कनेस पुस्तक लिखी है। थोड़ी सी अगर हम इनकी बात कर लें, ये जो वीएस नायपाल हैं या विद्याधर सूरज प्रसाद नायपाल हैं, तो इनका जन्म जो है 17 अगस्त 1932 को हुआ था, जबकि इनका देहावसान जो है 11 अगस्त 2018 को हुआ। और इन्हें वर्ष 2001 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। और जो इनका बुक है इन इंडिया ऑफ डार्कनेस, तो ये भारत के संदर्भ में इन्होंने 3 बुक लिखा है। पहला तो है इंडिया एन एरिया ऑफ डार्कनेस, जिसे कि सन 1964 में इन्होंने लिखा। इसके बाद दूसरा आता है इंडिया ए वाउंडेड सिविलाइजेशन, और तीसरा बुक है अमंग द बिलीवर्स इंडिया ए मिलियन म्यूटनीज नाउ। इस पुस्तक को इन्होंने सन 1990 में लिखा था। और इनका महत्व इस संदर्भ में है कि ये ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने विकासशील देशों में अपने निराशावादी उपन्यासों के लिए इनको जाना जाता था। यानी कि जितने भी विकासशील देश हैं जो ब्रिटिश के गुलाम रहे हैं या फिर जिनका अपना सांस्कृतिक पतन हुआ है एक समय में, उनके बारे में पुस्तक लिखने के बारे में ये जाने जाते रहे हैं। तो इसी संदर्भ में इन्होंने भारत के संदर्भ में 3 पुस्तक लिखा, इसलिए महत्वपूर्ण थे, तो इन पर सवाल पूछा और 2018 में इनका देहावसान हो गया है। ठीक है, अब देखेंगे प्रश्न नंबर 2, ए पैसेज टू इंडिया किनके द्वारा रचित है? नीरज सी चौधरी, ई.एम. फॉस्टर, थॉमस हार्डी या रविंद्रनाथ टैगोर। तो यहाँ पे सही विकल्प बी हो जाएगा कि ई.एम. फॉस्टर, इन्होंने ए पैसेज टू इंडिया उपन्यास लिखा है। और ये उपन्यास ऐसा है कि जिसमें एक फिल्म भी बनी है इसी नाम से, ए पैसेज टू इंडिया नाम से। इसके अलावा इनके द्वारा सन 1924 में इस उपन्यास को लिखा गया था। और ये जो उपन्यास है ये 1920 के दशक में ब्रिटिश सरकार और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की पृष्ठभूमि पर आधारित यह उपन्यास है। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 3 देखेंगे कि भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय पटना कब स्थापित हुआ था? विकल्प दिए हुए हैं 1886, 1912, 1900 या 1917। तो बताना है कि जो भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय या फिर यूं कहें कि पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा कि सन 1917 में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। तो पटना यूनिवर्सिटी जो है इसकी स्थापना जो है सन 1917 में हुई थी। ठीक है, अब थोड़ी सी अगर हम भारत के संदर्भ में जो आधुनिक भारत है, आधुनिक भारत के संदर्भ में अगर हम विश्वविद्यालय के इतिहास देखें तो हम पाएंगे कि जो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा
जिसे कि वुड्स डिस्पैच कहा जाता है, जिसे सन 1854 में बनाया गया था। तो इसी को आधार बनाकर लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर ब्रिटिश भारत में 3 प्रथम विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, यानी कि 3 विश्वविद्यालय बनाए गए। पहला बना कोलकाता में, दूसरा बना मुंबई में, दूसरा बना मद्रास में और तीसरा बना मुंबई में। तो इन तीनों विश्वविद्यालय की स्थापना सन 1857 में देश में की गई थी। तो देश के ये 3 हो गए। और चौथे की अगर हम बात करें तो चौथा विश्वविद्यालय जो है उसकी स्थापना सन 1882 ईस्वी में विशेष निगमन अधिनियम के द्वारा पंजाब विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। और 5वें विश्वविद्यालय के रूप में दूसरे विशेष निगमन अधिनियम के द्वारा वर्ष 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के रूप में की गई। ठीक है, तो 7वां पूछा है, तो सही विकल्प यहाँ पे डी कि पटना विश्वविद्यालय की स्थापना सन 1917 में की गई थी। ठीक है, अब देखेंगे प्रश्न नंबर 4 को। प्रश्न नंबर 4 है कि 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर विजय एल केलकर, सी रंगराजन, वाई वी रेड्डी या ए एम खुसरो। तो यहाँ पे सही विकल्प सी हो जाएगा कि 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो थे वो वाई वी रेड्डी थे। और वाई वी रेड्डी की बात करें तो इनका पूरा नाम जो है डॉक्टर यागा वेणुगोपाल रेड्डी है। और इन्होंने ये जो अपना वित्त आयोग का जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया 2015 में प्रस्तुत किया, और ये जो 14वें वित्त आयोग का जो रिपोर्ट था ये 2015 से 2020 तक कार्य मतलब प्रभावी रहा। इसके बाद 15वां वित्त आयोग आ गया, तो जिसके अध्यक्ष श्री एन के सिंह थे, जो कि 2021 से 2026 के लिए, यानी कि 2021-22 से 2025-26 के लिए इन्होंने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया। तो वही कि 15वां वित्त आयोग या जो 15th फाइनेंस कमीशन था उसके अध्यक्ष जो थे वो श्री एन के सिंह थे, और 2021-22 से 2025-26 तक इन्होंने अपनी संस्तुति प्रदान की। ठीक है, अब थोड़ी सी हम बात कर लें वित्त आयोग या फाइनेंस कमीशन की। तो वित्त आयोग जो है ये भारतीय संविधान के भाग 12 और अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के बारे में बताया गया है। और ये जो आयोग होता है वित्त आयोग या फाइनेंस कमीशन एक अर्ध न्यायिक निकाय होता है, यानी कि इसकी जो प्रकृति होती है अर्ध न्यायिक किस्म की होती है। और इसका गठन जो है प्रत्येक 5वें वर्ष या आवश्यकता अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा जब वो चाहें इससे पहले भी किया जा सकता है। अब इसके स्ट्रक्चर की बात करें कि वित्त आयोग की संरचना क्या होता है, तो इसमें एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। इस प्रकार वित्त आयोग के सदस्यों की संख्या 5 होती है, जिसमें एक सदस्य होते हैं। और इनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और इनका कार्य राष्ट्रपति के आदेश के तहत तय होता है, और ये पुनर्नियुक्ति के पात्र भी हो सकते हैं। इसके अलावा ये जो वित्त आयोग की सदस्य हैं, तो जो वित्त आयोग के सदस्य हैं उनकी योग्यता का और उनके चयन का विधि का जो उनकी चयन विधि है इसके निर्धारण करने की शक्ति जो है संविधान ने संसद को प्रदान की है अनुच्छेद 280(2) के तहत। ठीक है, और ये जो अध्यक्ष होते हैं वित्त आयोग के उनके लिए ये है कि उनको सार्वजनिक मामलों का अनुभव भी होना चाहिए, और जो अन्य 4 सदस्य हैं उनके लिए ये अर्हता है। पहला तो ये है कि किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या इस पद के लिए योग्य व्यक्ति होना चाहिए। दूसरा, ऐसा व्यक्ति जिसे भारत के लेखा एवं वित्त मामलों का विशेष ज्ञान हो वो होना चाहिए। और तीसरा व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जिसे प्रशासन और वित्तीय मामलों का व्यापक अनुभव हो। और चौथा व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जिसे कि अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञान हो। और थोड़ी सी अगर हम प्रथम या पहले वित्त आयोग की अगर हम बात कर लें तो पहले वित्त आयोग का गठन जो है सन 1951 में किया गया था, जिसने सन 1952 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। और ये 1952 से 1957 तक पहले वित्त आयोग की सिफारिश पे काम किया गया। और पहले वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वो केसी नियोगी थे। अब देख लें प्रश्न नंबर 5। तो प्रश्न नंबर 5 है कि कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में अवस्थित गोमतेश्वर की मूर्ति एक प्रमुख जैन धर्म स्थल है। इस मूर्ति की ऊंचाई क्या है? 52 फीट, 32 फीट, 50 फीट या 57 फीट? तो यहाँ पे सही विकल्प डी हो जाएगा कि जो मूर्ति है ये 57 फीट ऊंची है, जो कि एक ही पत्थर से बनाया गया है। अब प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। प्रश्न नंबर 6 है कि भारत में ब्रॉड गेज में 2 रेल पटरियों के बीच मानक दूरी क्या रखी जाती है? जो विकल्प हैं 2.323 मीटर, 2.0 मीटर, 1.676 मीटर, 1.0 मीटर।
ये पूछ रहा है कि जो रेलवे में जो ब्रॉड गेज होती है उनमें दो पटरियों के बीच क्या दूरी रखी जाती है। तो यहाँ पे सही विकल्प सी हो जाएगा कि 1.676 मीटर यानी कि 1676 की दूरी दो रेल पटरियों के बीच में रखी जाती है और ऐसे पटरियों को ब्रॉड गेज पटरी कहा जाता है। ठीक है, अब थोड़ी सी अगर हम देखेंगे तो जो रेल पटरी होती हैं उनके बीच अलग अलग प्रकार की दूरी होती है, यानी कि कुछ रेल पटरियाँ जो होती हैं कुछ चौड़ी होती हैं और कुछ चौड़ी नहीं होती हैं। और जो भारतीय रेलवे है मतलब पूरे संसार में थोड़ी विशेष है क्योंकि ये अलग अलग प्रकार की यहाँ पटरी होती हैं जिसमें ब्रॉड गेज शामिल है, मीटर गेज शामिल है, स्टैंडर्ड गेज शामिल है जो कि दिल्ली मेट्रो में लगा हुआ है, और नैरो गेज पटरी शामिल होता है। और पूरे संसार का लगभग 60% रेलवे जो है ये 1435 के स्टैंडर्ड गेज का उपयोग करते हैं। और भारत में जैसा कि पहले बताया कि 4 प्रकार के रेल गेज का प्रयोग किया जाता है। पहला तो ब्रॉड गेज हो गया, दूसरा मीटर गेज, तीसरा स्टैंडर्ड गेज और नैनो गेज का प्रयोग किया जाता है। अब ब्रॉड गेज की अगर हम बात कर लें तो ब्रॉड गेज जो है इसे वाइड गेज या बड़ी लाइन कहा जाता है। इसमें क्या होता है, दो पटरियों के बीच की दूरी जो है 1676 मिलीमीटर या 1.676 मीटर होती है, जिस पे अधिकांश भारतीय ट्रेन चलती हैं। और स्टैंडर्ड गेज की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है कि दो पटरियों के मध्य की दूरी जो है 1435 या 1.435 मीटर की दूरी होती है। और इस गेज का उपयोग केवल मेट्रो, मोनोरेल और ट्राम जैसे शहरी रेल प्रणालियों के लिए किया जाता है, जो स्टैंडर्ड गेज होते हैं उनका प्रयोग। जबकि मीटर गेज की बात करें तो इसमें क्या है कि दोनों पटरियों के बीच की दूरी जो है 1000 मिलीमीटर या 1 मीटर होती है, इसलिए इसे मीटर गेज कहा जाता है। और भारत में ये नीलगिरी माउंटेन रेलवे है जो कि विरासत में भी शामिल है, वहाँ मीटर गेज पर ट्रेन चलती है। अब नैरो गेज की बात करें तो ये छोटी वाइड लाइन को नैरो गेज कहा जाता है। इसमें क्या है कि दो पटरियों के बीच की दूरी जो है 762 मिलीमीटर और 610 मिलीमीटर होता है, यानी कि 1 मीटर से भी ये कम होते हैं। और अलग देश में और क्या है, वर्तमान समय में इन लाइनों को अब बड़ी लाइन में बदला जा रहा है, यानी कि ब्रॉड गेज में बदला जा रहा है। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 7वां देख लें। तो प्रश्न नंबर 7वां है कि पेंसिलिन की खोज किसने की थी। तो ये आपको मतलब आई थिंक आना ही चाहिए कि पेंसिलिन की खोज जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा कि पेंसिलिन की खोज जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। और प्रश्न नंबर 8वां है कि नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि NMDC की हीरे की खदान कहाँ है, डिगबोई, जयपुर, झारसुगुड़ा या पन्ना। तो चलिए ठीक है, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में आप कम सुने होंगे, लेकिन इतना आपको पता है कि जो हीरा है मतलब पूरे देश में अगर कहीं मिलता है तो वो मध्य प्रदेश में मिलता है, मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में। तो यहाँ पे सही विकल्प डी हो जाएगा, है ना। तो भारत में जो है हीरे का उत्पादन सिर्फ मध्य प्रदेश में ही होता है और यह मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में एक खदान, जगह का नाम है मझगवां, वहाँ से होता है। तो वहाँ पे ये जो नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है उसके द्वारा हीरे का खनन किया जाता है। और ये जो पन्ना में मशीनीकृत रूप से हीरा खदान का संचालन किया जाता है, तो यह दक्षिण पूर्व एशिया में एकमात्र ऐसा खदान है जहाँ मशीनीकृत रूप से खदान मतलब खदान के काम किया जाता है। और थोड़ी सी हम बात कर लें नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन या राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की। तो ये भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय के तहत एक नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है जिसे कि सन 1958 में निगमित किया गया था। और यह तांबा, रॉक फास्फेट, चूना पत्थर, मैग्नेसाइट, हीरा, टंगस्टन और समुद्र तट की रेत के का भी खोज और खनन करता है। इसके अलावा ये जो नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है यह भारत में सबसे बड़ा लौह उत्पादक निगम है। और जो NDMC है इसको विश्व में लौह अयस्क के कम लागत वाले उत्पादकों में से एक माना जाता है, यानी कि इसकी प्रसिद्धि इस बात को भी लेकर है कि यह सबसे कम खर्च में लौह अयस्क का उत्पादन करता है। इसके अलावा
जो एनडीएमसी है यानी कि राष्ट्रीय खनिज विकास निगम है या नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, इसके जितने भी खनन परिसर हैं उसको भारतीय खान ब्यूरो खान मंत्रालय के द्वारा 5 स्टार की रेटिंग प्रदान की गई है। और इसके द्वारा अगर संचालित खदानों की बात करें जो प्रमुख है तो अपना पन्ना में तो है ही, जहाँ ये हीरे का खनन करता है, जबकि बेलाडीला खनन परिसर ये जो कि छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में लौह अयस्क का उत्पादन करता है यहाँ से ये। और दूसरा है डोनीमलाई खनन परिसर जो कि कर्नाटक के बेल्लारी जिले में है, यहाँ से भी लौह अयस्क का जो उत्पादन है राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो नंबर डी हो जाएगा कि हीरे की खान जो है पन्ना में स्थित है। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। प्रश्न नंबर 9 है कि फिल्म पाथेर पांचाली किसके द्वारा निर्देशित थी, इसका डायरेक्शन किसने किया था? विमल राय ने, सत्यजीत राय ने, या मृणाल सेन ने, या गुरु दत्त ने? तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा कि फिल्म जो पाथेर पंचाली है इसे सत्यजीत राय के द्वारा निर्देशित किया गया था। और प्रश्न नंबर 10 है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च, 21 मई, 21 जून या 25 दिसंबर? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है 21 जून को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। अब हुआ ये था कि 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा एक संकल्प पारित किया गया था। उस संकल्प का नाम था संकल्प 69/131 यानी कि 69/131 पारित करके 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया गया। और तब से यह प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मनाया जाता है। हालांकि इससे पहले हमारे देश से मनाया ही जाता है योग दिवस, लोग योग करते ही हैं। खैर, प्रश्न नंबर 11 देखेंगे। प्रश्न नंबर 11 है कि निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति का एक घटक नहीं है? कराधान नीति, सार्वजनिक ऋण नीति, व्यापार नीति या सार्वजनिक व्यय नीति? अब बताना है कि राजकोषीय नीति का घटक कौन नहीं है इनमें। तो जो राजकोषीय नीति जो होता है वो असल में क्या है, देखिए अगर समानतः अगर हम बात करें तो जो राजकोष है या राजकोष की अगर हम सामान्य बात करें तो राजकोष ऐसा है कि सरकार का खजाना या कोष, यानी कि सरकार के खजाने में धन कैसे आए, कैसे जाए, कितना खर्च करे, कितना कहाँ पे खर्च करें, कितना सामाजिक कार्यों के लिए खर्च करें और कैसे हम लोगों से पैसा प्राप्त करें, यानी कि हम आमदनी कैसे करें। तो ये सभी जो है ना ये राजकोषीय, इसके लिए जो नीति बनाए जाते हैं राजकोषीय नीति कहलाते हैं। यानी कि ये जो राजकोषीय नीति है इसका आशय सार्वजनिक खर्चे, कर लगाने या करारों पर और सार्वजनिक ऋण के संबंध में नीति बनाने से है। और ये ऐसा साधन होता है जिसके द्वारा सरकार जो है राष्ट्र की अर्थव्यवस्था की निगरानी और इसको प्रभावित करने के लिए अपने खर्च के स्तर और कर की दरों को समायोजित करता है राजकोषीय नीति के तहत। तो यहाँ पे क्या है, कराधान नीति, सार्वजनिक ऋण नीति और सार्वजनिक व्यय नीति, ये तीनों जो है राजकोषीय नीति के घटक है। जबकि व्यापार नीति का घटक, व्यापार नीति जो है ये राजकोषीय नीति का घटक नहीं है। तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा, व्यापार नीति। अब थोड़ी सी अगर हम बात करें कि राजकोषीय नीति के उद्देश्य क्या हैं, तो राजकोषीय नीति सरकार के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है, और एक मौद्रिक नीति होता है। तो मौद्रिक नीति का भी काम यही होता है, वित्त का प्रबंधन करना, लेकिन मौद्रिक नीति को आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। मौद्रिक नीति आरबीआई और राजकोषीय नीति भारत सरकार, ठीक है। अब राजकोषीय नीति के उद्देश्य क्या है अगर हम देखेंगे तो जो राजकोषीय नीति है इसका पहला उद्देश्य तो ये है कि जो सामाजिक कारक हैं उनके विकास के लिए आवश्यक संसाधनों को एकत्रित करना। दूसरा, आर्थिक स्थिरता प्राप्त करना और उसको निरंतर बनाए रखना। साथ ही साथ देश भर में मूल्य स्तर को बनाए रखना और भुगतान संतुलन में समतुल्यता बनाए रखना और निजी क्षेत्र को स्वस्थ विकास प्रदान करने के लिए आवश्यक प्रोत्साहन प्रदान करने का कार्य भी राजकोषीय नीति का एक विशेष उद्देश्य है। इसके अलावा राजकोषीय नीति के उपकरण अगर हम बात करें तो इसमें शामिल है वही सार्वजनिक व्यय शामिल है, कराधान शामिल है और सार्वजनिक ऋण शामिल है। और अन्य उपाय जो जिसके तहत राजकोषीय नीति अपनाया जाता है तो वह है कि राशनिंग और मूल्य नियंत्रण करना, साथ ही साथ मजदूरी और वेतन का विनियमन करना और वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन बढ़ाना, ये राजकोषीय नीति के उद्देश्य है, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 12 देखेंगे। प्रश्न नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से गलत युग्म को चिन्हित करें। बताना कि इनमें से गलत का जो जोड़ा है, पेयर है, वो कौन सा है। मैडम क्यूरी डायनामाइट, एजीबेल टेलीफोन, जे.एन. बेयर्ड टेलीविज़न, जेम्स वाट स्टीम इंजन। तो यहाँ पे देखिए डायनामाइट की वजह से ही नोबेल पुरस्कार मिलता है,
अब इसका संदर्भ ऐसा है कि जो अल्फ्रेड नोबेल हैं, इनका क्या हुआ था कि एक पत्रकार को ऐसा लगा, एक ब्लास्ट हुआ था, तो उसको लगा कि अल्फ्रेड नोबेल जो है इनकी मृत्यु हो गई, तो उसने छाप दिया कि मौत का सौदागर मर गया। तो बड़ा अजीब लगा अल्फ्रेड नोबेल को कि यार मैंने डायनामाइट बनाकर क्या ही कर दिया। तो उसका हृदय जो है परिवर्तन हो गया। तो उसने मतलब वसीयत किया कि मेरे मरने के बाद जो मेरा संपत्ति है इसमें से एक बड़ी राशि विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को प्रदान किया जाएगा। तो डायनामाइट का संबंध जो है अल्फ्रेड नोबेल से है। तो मैडम क्यूरी ने क्या है, रेडियम की खोज की थी। तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा कि मैडम क्यूरी डायनामाइट, ये जो युग्म है ये गलत है। अब प्रश्न नंबर 13 देखेंगे। प्रश्न नंबर 13 है कि निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक फणीश्वरनाथ रेणु के द्वारा रचित है? राग दरबारी, गुनाहों का देवता, मैला आंचल या अंधा युग। तो यहाँ पे सही विकल्प जो है वो सी हो जाएगा कि जो मैला आंचल है ये फणीश्वरनाथ रेणु के द्वारा रचित पुस्तक है। राग दरबारी की बात करें तो इसका जो रचनाकार हैं वो श्रीलाल शुक्ल हैं, जबकि गुनाहों के देवता और अंधा युग ये दोनों जो है धर्मवीर भारती की रचना है। और प्रश्न नंबर 14 है कि अनुवांशिकी के जनक वैज्ञानिक हैं, यानी कि अनुवांशिकी के जनक कौन हैं? रॉबर्ट हुक, चार्ल्स डार्विन, ह्यूगो डू ब्रिज या ग्रेगर मेंडल। तो यहाँ पे सही विकल्प डी हो जाएगा कि ग्रेगर मेंडल जो हैं ये अनुवांशिकी के जनक हैं। और प्रश्न नंबर अंतिम है हमारा 15वां नंबर, इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है ये कि राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? राज्यसभा एक स्थायी संस्था है, बी इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर रिटायर होते हैं, और सी है कि राज्यसभा का गठन सन 1958 में हुआ था, और डी है कि राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। तो यहाँ पे जो है जो सी कथन है कि राज्यसभा का गठन 1958 में हुआ था, यह सही नहीं है, क्योंकि राज्यसभा का गठन जो है सन 1952 में किया गया था, और राज्यसभा जो है यह लोकसभा की तरह विघटित नहीं होता। राज्यसभा एक नियमित चलने वाली संस्था है, और इसके 1/3 सदस्य जो हैं प्रत्येक 2 वर्ष पर रिटायर होते हैं, और जो राष्ट्रपति के 12 सदस्य हैं इनको राज्यसभा के जो 12 सदस्य हैं इन्हें राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है, जो कि कला, विज्ञान एवं सामाजिक योगदान में इनका उत्कृष्ट योगदान होता है उन्हें। अब राज्यसभा की अगर हम बात करें तो जो राज्यसभा की अधिकतम संख्या है 250 है, हालांकि वर्तमान में जो राज्यसभा के सदस्य हैं इनकी संख्या 245 है, जिसमें 238 का तो निर्वाचन होता है 250 में से, और जो 212 सदस्य हैं इनका जो है राष्ट्रपति जो हैं इनको मनोनीत करते हैं। तो साथियों ये था एसएससी सीजीएल 2024 के लिए सामान्य जागरूकता या जनरल अवेयरनेस पर आधारित प्रश्न का पहला सेट। आई होप कि ये आपके तैयारी को और बेहतर बनाएगा। बाकी भाग 2 में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। एंजॉय करें, बढ़िया व्यस्त रहें, मस्त रहें, और वीडियो अगर पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करें, साथ ही साथ दोस्तों को शेयर भी करें। नमस्कार, जय हिंद।